गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में बात करेंगे आपके जो एनिमल हस्बेंड्री की जो मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन है उनके लिए अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिएगा, छल्ला विधि किसमें काम में ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर रिंगिंग जो मेथड्स है, मोस्टली आपने देखा होगा। जैसे जो पशु है, पशु को नरबद्धे करने के लिए क्या होता है, इलेस्टेटर जो है, छल्ले है, छल्ले विधि के द्वारा जो नरबद्धे किया जाता है, ताकि अस्थायी समय के लिए जो है नर जो भेड़ होता है उसके अंदर उसकी प्रजनन की क्रिया को रोकी जाती है। क्योंकि मोस्टली जो भेड़ है, भेड़ एक ऐसा पशु है जिसके अंदर सभी जो भेड़ है वो एक साथ ब्याने की क्रिया होती है, प्रसव की क्रिया एक साथ होती है। उनका प्रजनन काल भी क्या होता है, ऋतु के हिसाब से होता है। तो जो आपका छल्ला विधि है मोस्टली किस पशु के अंदर काम में ली जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भेड़ के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि जो नर भेड़ होती है, नर भेड़ के अंदर जो है उसके टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, छल्ले बांध दिए जाते हैं, ताकि उसकी अस्थायी समय के लिए प्रजनन की जो क्रिया है वो दोस्तों क्या होती है, रुक जाती है। उसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि जो ऊंट है, ऊंट में ऋतुकाल या गर्मी में आने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, सर्दियों के दिनों के अंदर जो ऊंट होता है, वो ऊंट क्या होता है कि वो प्रजनन के लिए उत्तेजित हो जाता है। और अपन उस क्रिया को क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, अपनी जीभ को बाहर निकालता है, एक अलग सी आवाज निकालता है और एक उत्तेजित अवस्था के अंदर आ जाता है। तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं मस्त। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, मस्त के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ऋतुकाल या गौला या पाली में, तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मस्त या रट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऊंट में ऋतुकाल या गर्मी में आने की जो क्रिया है उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मस्त। जिसके अंदर मैंने बताया, ऊंट है अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उसको फुलाता है और एक अलग ही प्रकार की आवाज निकालता है। तो उसी कंडीशन को अपन मत या रस्त के नाम से या रट के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, ऊंट में पेट कितने होते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा ऊंट के अंदर जो है, बाकी अन्य एनिमल्स की बात करते हैं तो 4 प्रकार के ऊंट होते हैं, जिसमें ऊंट ये सॉरी 4 प्रकार के पेट होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ऊंट में एबोमेजम का अभाव होता है। इसलिए ऊंट के अंदर जो पेट होंगे वो कितने हैं दोस्तों, आपके 3 है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका घोड़ा एक पशु है। तो घोड़ा एक पशु है, इसकी अपन बात करेंगे। जो घोड़ा एक पशु है, यहां पर देखिएगा कि घोड़ा किस प्रकार का पशु है, खुरदार जुगाली करने वाला, एक आता है खुरदार जुगाली नहीं करने वाला, एक आता है समान अंगुली खुरदार, एक आता है असमान अंगुली खुरदार। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, घोड़ा एक पशु है खुरदार जुगाली करने वाला, एक है खुरदार जुगाली नहीं करने वाला। तो आपने देखा होगा ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें देखा होगा कि घोड़े में खुर होते हैं और घोड़ा जो है जुगाली नहीं करता। इसलिए जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका बी है। तो घोड़ा कैसा पशु है, खुरदार जुगाली करने वाला नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में अधिकतम रूप से उगाई जाने वाली जो घास है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पौष्टिक घास है, उस घास के बारे में कि पश्चिमी राजस्थान में पशुओं के चारे के लिए कौन सी घास उगाई जाती है। तो एक है सेवन घास, धामस घास, बुर है, मकरा है। तो सेवन घास की बात करेंगे, लस यूरस सिंडेक्स होता है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मोस्टली उगाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में मोस्टली जो पशुओं के चारे के लिए उगाई जाने वाली जो घास है, उस घास का जो नाम है वो क्या है, सेवन घास, और ये क्या है आपकी लस यूरस सिंडेक्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्राउनिंग किसकी सामान्य विशेषता है, ब्राउनिंग जो है वो किसकी सामान्य विशेषता है। तो यहां पर देखिएगा, अपन बात करते हैं ब्राउनिंग जो है वो क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा कि बकरी के घास चरने की जो क्रिया है, उस घास चरने की क्रिया को या पत्तियों को खाने की क्रिया को ब्राउनिंग कहते हैं। तो यहां पर जो है ब्राउनिंग किसकी क्रिया है, बकरी के अंदर घास चरने की या पत्तियों को चरने की जो क्रिया है उसको ब्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे मवेशी का जीवन काल क्या होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मवेशियों का जीवन काल होता है। मवेशियों में मोस्टली गाय भैंस सम्मिलित है आपके। तो आपने देखा होगा कई किताबों के अंदर देखा होगा 20 से जैसे 23 वर्ष, कई बुक्स में आता है आपके 20 से 25 वर्ष। तो यहाँ ये जो नजदीकी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपन बात करेंगे मवेशी का जीवन काल 10 से 15 वर्ष का बिल्कुल नहीं है, 15 से 20 वर्ष का ये भी नहीं है, 20 से 25 वर्ष का। तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। जो मवेशी है, मवेशी का जो जीवन काल है वो कितने वर्ष का होता है आपके, 15 से 20 वर्ष का होता है। तो यहाँ ये 20 से 25 वर्ष का होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो इसका क्या है, सबसे सटीक और सबसे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों, ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली है। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, जैसे छल्ला मेथड है मोस्टली किसके अंदर अपनाया जाता है, तो भेड़ के अंदर। और अपन इसके ऊपर बेसिक जो डिबेट कर रहे थे एक प्रकार से, तो अपन बात कर रहे थे कि जो भी है यहाँ पर ऋतु के अनुसार बच्चा देने की प्रोसीजर किसके अंदर होती है, भेड़ में होती है। तो इसलिए क्या होता है, उसके जो नर होता है, नर के जो टेस्टिज होते हैं उसके ऊपर रिंगिंग की जाती है, छल्ला लगाया जाता है, ताकि एक साथ जब ऋतु आएगी तब उसको क्या है अपन प्रजनन के लिए उसको खुला छोड़ते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया किसके अंदर होती है, आपके भेड़ के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अंगोल है किस्म है। तो अंगोल जो है एक नस्ल है गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की। तो देखो अंगोल क्या है, अंगोल एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका क्या है, सबसे सटीक राइट आंसर है। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आइए दोस्तों, गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखो सर्वाधिक जो गर्मी सहन करने की जो क्षमता है वो किस पशु में होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, गर्मी सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जैसे ऑप्शन में बकरी दे रखा है, भैंस दे रखा है, गाय दे रखा है, एक मछली दे रखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इसका आंसर बकरी आएगा, क्योंकि बकरी रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादा रहता है। लेकिन एक्चुअल के अंदर सबसे ज्यादा जो गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है वो अपन बात करेंगे वो किसमें होगी, आपके भैंस में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भैंस। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, भैंस के मांस में सफेद वसा किस रूप में पाई जाती है। जो सबसे पहले अपन बात करेंगे, भैंस का जो मांस होता है उस मांस को क्या कहा जाता है, बफन। भैंस के मांस को क्या कहेंगे अपन, बफन कहेंगे। भैंस के मांस में सफेद वसा किस रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक होता है कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होकर। जो सफेद वसा किस रूप में पाई जाती है, कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। भैंस के मांस को क्या बोलेंगे दोस्तों, बफन। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करते हैं, छिपी हुई गर्मी हीट ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है। तो छिपी हुई जो आपकी ऋतुकाल है, हीट है, वो मुख्यतः किसमें पाई जाती है। तो आपने एक चीज देखा होगा, एक होता है साइलेंट हीट। छुपा हुआ मध्यकाल जो है मोस्टली किस पशु में पाया जाता है, छुपा हुआ मध्यकाल की बात करते हैं। कई बार पशु मध्यकाल में आने के बाद में भी उसका पता नहीं चलता, तो उसे साइलेंट हीट या छुपी हुई गर्मी के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो सबसे ज्यादा साइलेंट हीट जो है वो किस पशु के अंदर पाया जाता है दोस्तों, आपके भैंस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 ये 12 है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका भैंस है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 29 सितंबर के अंदर जो आपकी एग्जाम लगने वाली है, इस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका जेईटी का जो एग्जाम है, इस जेईटी के एग्जाम के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि आपका 29 सितंबर का जो एग्जाम है ये वो एग्जाम है जो आपके जीवन की एक जो शेड्यूल है उसको तय करने वाला है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है, आप लोग कई दिनों से, काफी दिनों से आप बहुत गजब का मेहनत कर रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि मेरा राजस्थान की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो और मैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर दाखिला लूं। तो ये आपका जो सपना है, ये 29 सितंबर की जो आपकी एग्जाम है, इस एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। इसलिए जो भी अपने पास में 7 से 8 दिन बचे हैं, इन 7 से 8 दिन के अंदर दोस्तों बहुत गजब की मेहनत करनी है। और पेपर का जो पैटर्न है मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादा जटिल नहीं होगा।
आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा कि सर बहुत जटिल पेपर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की बहुत गजब की तैयारी है, मेरे को कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, और आप भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो मेरी तैयारी है वो दुनिया के जितने भी तमाम जेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनमें मेरी सर्वोत्तम तैयारी है। आप लोगों को मैच्योरिटी से और ईमानदारी से आपको है ना पेपर देना है, और पेपर के अंदर जो भी मैंने नॉर्म्स है ना वो बताए हैं उनको फॉलो करना है। और आपको मैं एक बार लाइव के माध्यम से एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास और करूंगा, आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूं, मेरी दिल से हार्दिक इच्छा है आप तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास देख रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो है जेट के अंदर एक अच्छी रैंक लेके आए, ताकि राजस्थान की टॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर साइलेंट जो हीट है वो किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? ये आपके भैंस के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, खीस जो होता है कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, खीस किसके बचाव करता है? जो कोलेस्ट्रम होता है ये किसका बचाव करता है? तो यहां पर दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला है ये पतला दस्त करता है। तो आपने देखा होगा कि ये एक आरेचक का कार्य करता है। ये क्या करता है कि जो बछड़ा है, बछड़े के आंत में जमा हुआ जो मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, हल्का दस्तावर का कार्य करता है। एक है रतौंधी रोग से बचाता है, बिल्कुल ये भी बात क्लियर है। आपने देखा होगा खीस के अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाने के कारण ये आजीवन आंखों की रोशनी को प्रदान करने में सहायक होता है। एक होता है नाभि बुखार को कम करने का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर तीनों राइट है, इसलिए ये क्या है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 खीस का जो कार्य है पतले दस्त लाने के लिए, रतौंधी रोग के लिए, नाभि बुखार के लिए, सभी चीजों के लिए ये क्या है काम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, भैंस में कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना जो है उसका जो बेसिक टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल वेजाइना का जो टेम्परेचर होता है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा फर्स्ट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है दोस्तों? आपका 41। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिएगा मध्य चक्र जो होता है, स्ट्रेस जो आपका साइकिल होता है कि सबसे कम समय वाली अवस्था क्या है? तो देखो यहां अपन बात करेंगे, एक होता है आपका मध्यकाल, मध्यकाल पूर्व, अंत्य मध्यकाल, और एक होता है द्विमध्यकाल। तो यहाँ मध्यकाल की बात करेंगे जब मादा पशु नर पशु के साथ संभोग की इच्छा प्रकट करता है, उस अवस्था को मध्यकाल कहा जाता है। और मध्य चक्र की अपन बात करेंगे जब दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक एवं क्रियात्मक घटनाओं के योग को मध्य जो है मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो मध्यकाल है, मध्यकाल चक्र जो होता है कि सबसे कम जो अवस्था है वो कौन सी आपकी मध्यकाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका फर्स्ट है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानक अनुसार जो एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो भेड़ और बकरी के दूध में सीधी सी बात करते हैं जो एसएनएफ है, एसएनएफ की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो भेड़ व बकरी के दूध में एसएनएफ सॉलिड नेट फैट होता है, उसकी जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा जो आपका सी है वो बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर है। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा डबल टोन्ड दूध में वसा की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों डबल टोन जो दूध होता है, डबल टोन दूध के अंदर जो वसा की मात्रा है उस वसा की मात्रा की बात करेंगे। एक होता है टोन्ड, टोन्ड के अंदर दूध के अंदर वसा की मात्रा 3.5% होती है, 3%, लेकिन डबल टोन्ड के अंदर वसा की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 1.5%। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा यहाँ पे सबसे राइट आंसर है। और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि आपके डबल टोन्ड की दूध होता है उसमें वसा की कितनी मात्रा है? तो यहाँ डबल टोन दूध के अंदर वसा की जो मात्रा है वो कितनी है? 1.5%। उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थिर रहती है? तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो किस अवस्था में स्थिर रहती है? इमल्सन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, कोलाइडल रूप में, या कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिएगा दूध में जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में होती है? कोलाइडल अवस्था में स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, देखिएगा बहुत गजब का क्वेश्चन है। यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म किया जाता है? तो इसके अंदर जो दूध है वो 140
5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या होता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होगी। तो मनुष्य के दूध में जो राख की मात्रा है वो कितनी होगी। तो मनुष्य के दूध में राख की मात्रा की बात करते हैं तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो है 0.2%, 0.5%, 0.7% और 0.8%। तो यहाँ पर दोस्तों 0.2% है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ मनुष्य के दूध में जो राख की मात्रा है वो कितनी है आपका 0.2%। बहुत गजब का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की कितनी मात्रा होनी आवश्यक है। तो ताजे दूध के अंदर जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 0.10%, 0.15%, 0.20% और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0. जो आपका 10% है, 0.10% क्या है, ताजे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, मक्खन के लिए सुगंधित घटक कौन सा है। जो मक्खन होता है, मक्खन के लिए सुगंधित जो घटक है वो कौन सा होता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड, डाई एसिटाइल, एक है एसिटाइल मिथाइल कार्बोनिलोल, एक है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मक्खन होता है, मक्खन के अंदर जो सुगंध आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका डाई एसिटाइल। तो ऑप्शन नंबर बी है। आपसे पूछा जाए कि जो वसा होती है, घी होता है, घी में भी सुगंध किसके कारण होती है, तो डाई एसिटाइल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। आज का जो क्लास है बहुत बहुत गजब की क्लास है और ये जितने भी क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपकी आगामी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसलिए दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास को यदि आपने कंप्लीट नहीं देखा है तो एक बार पुनः अपनी अराइज स्टडीज जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस जाके इसको स्टार्टिंग से देखिएगा और अभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालिएगा कि जैसे क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उससे क्या होता है आपकी जो तैयारी है वो और भी ज्यादा गजब की हो जाती है और आपको ये पता चलता है कि मैंने राइट किया है या रॉन्ग किया है, हाथों हाथ इसका क्या है आंसर मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपना स्टडी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा कृषि विद्यार्थी तक पहुंच सके। उसके बाद में देखिएगा खोया में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी प्रतिशत होती है। तो देखो जो खोया होता है जिसको मावा कहते हैं, तो मावा में दुग्ध वसा की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20%, 25%, 30 और एक है आपका 35। तो जो आपका खोया है, खोया के अंदर दुग्ध वसा की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 20% इसके अंदर दुग्ध वसा की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। गर्बर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों बहुत बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपने एग्जाम के अंदर भी देखा होगा कि वसा परीक्षण के लिए, वसा परीक्षण के लिए मुख्यतः कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो वसा परीक्षण के लिए मुख्यतः आपने देखा होगा गर्बर जो विधि है वो गर्बर विधि इसके अंदर काम में ली जाती है। तो वसा परीक्षण के लिए मुख्यतः कौन सी विधि काम में ली जाती है, वो है गर्बर विधि। तो यहाँ पर गर्बर विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 25 अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता कितने प्रतिशत से कम रहनी चाहिए। जो अच्छी गुणवत्ता का जो दही होता है उस दही में अम्लता कितने प्रतिशत से कम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता प्रतिशत किससे कम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि अच्छी गुणवत्ता का जो दही होता है उसमें अम्लता 0.8%, 1%, 1.5% और डी ऑप्शन कह रहा है 2%। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 1% से कम उसके अंदर जो है अम्लता की मात्रा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा उसमें है आपके 0.8%। तो ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो एक्चुअल और ऑथेंटिक जो रीजन आंसर है वो क्या है आपका 0.8%। 26 के अंदर आइएगा दोस्तों, भैंस के दूध में बहुतायात में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, भैंस के दूध में सर्वाधिक कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका फेरस एंड कॉपर। ठीक है, एक आता है स्फूर एंड आपका कॉपर, एक है कैल्शियम और आपका फेरस,
और एक आता है कैल्शियम और एक आता है आपका स्फूर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध में सर्वाधिक खनिज लवणों की मात्रा की बात करें तो वो कैल्शियम और स्फूर की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि यहाँ देखा होगा दूध में लोहे की मात्रा कम होती है, कैल्शियम ज्यादा होता है, तो कैल्शियम और स्फूर की मात्रा यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में देखिएगा लैक्टोज डाइसेकेराइड किससे बनता है, तो जो लैक्टोज है वो डाइसेकेराइड किसके द्वारा बनता है, तो लैक्टोज डाइसेकेराइड किससे बनता है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे आईसीआर के पेपर में भी पूछा गया है कि लैक्टोज कैसी शर्करा है, तो दोस्तों लैक्टोज कैसी शर्करा है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है। तो यहाँ अपन बात करते हैं ये डाइसेकेराइड जो शर्करा है वो किन किन से मिलके बनी है, एक आता है ग्लूकोज एम फैक्ट्रोज, ग्लूकोज एम ग्लूकोज, माल्टोज एम ग्लूकोज, ग्लूकोज ये गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो आपका लैक्टोज जो शर्करा होता है ये आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनी है, तो इससे क्या बनता है, आपका लैक्टोज बनता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे गैलेक्टोज एम ग्लूकोज के द्वारा आपकी लैक्टोज शर्करा बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 है, 28 के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों, दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिएगा दूध का कौन सा विटामिन है जो गर्मी के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिएगा अपन बात करेंगे जो पहला है दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है, वो है आपका विटामिन ए, एक आता है विटामिन सी, विटामिन बी1 और विटामिन बी2। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा विटामिन ए, सी, बी1, बी2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर है वो कौन सा आपका विटामिन ए। उसके बाद में 29 के अंदर देखिएगा बिना थुई वाला मवेशी किस ग्रुप का है। तो आपने देखा होगा बिना थुई वाला जो मवेशी है वो किस ग्रुप का है, आपने देखा होगा जैसे गायों के अंदर दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, एक होता है आपका देसी नस्ल, एक होता है आपका विदेशी नस्ल। तो यहां पर देसी नस्ल और विदेशी नस्लों के अंदर आपने देखा होगा बेसिक डिफरेंस जो है इसमें थुई पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती। तो ये क्या है आपका इंडिकस, जो बोस इंडिकस है देसी गाय है और बोस टार्टस है वो क्या आपका विदेशी गाय है। तो यहां पर देखिएगा बिना थुई वाला मवेशी कुछ ग्रुप का है तो वो कौन सा है, बोस टार्टस, क्योंकि ये तो विदेशी गाय है इसमें थुई नहीं पाई जाती। तो 29 के अंदर जो बेसिक आंसर है वो कौन सा आपका फर्स्ट है, कि आपने देखा होगा बोस टार्टस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, थुई नहीं पाई जाती। इसके बाद में 30 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आइएगा, मोटे सींग चौड़ा माथा छोटा चेहरा किस नस्ल की विशेषता है। तो आपने देखा होगा मोटे सींग चौड़ा माथा छोटा चेहरा जो कांकरेज गाय की नस्ल है, आपने देखा होगा कांकरेज गाय की नस्ल का जो सींग होता है बहुत भारी भरकम और बड़े रहते हैं, माथा क्या रहता है, चौड़ा रहता है और चेहरा कैसे रहता है, छोटा। तो यहाँ पर जो कांकरेज नस्ल है उसकी ये प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर जो है मोटे सींग चौड़े माथे वह छोटे चेहरे वाली जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, आपका कांकरेज है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 31 के अंदर देखिएगा 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बात करते हैं, नर बछड़ों के नाक में नाथ या छल्ला डालने की सही उम्र होती है। जो नर बछड़े होते हैं, नर बछड़ों के नाक के अंदर जो नाथ या छल्ला डालने की जो सही उम्र है वो दोस्तों कौन सी है, एक है 12 महीने या 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष और एक आता आपका 2.5 वर्ष। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जब उनकी आयु 1 वर्ष होती है तो नाक में छल्ला डालने की क्रिया या नाथ डालने की जो क्रिया है वो मुख्यतः की जाती है। 20 जो आपका 31 है इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है, मवेशी में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो 32 के अंदर अपन बात करेंगे जो आपका मवेशी होता है, गाय वगैरह होती है, इसके अंदर जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक होता है दंत सूत्र I/I, इसका मतलब होता है इंसाइजर, C/C, एक होता है PM/PM और एक होता है दोस्तों आपका M/M। तो यहां बात करेंगे I का मतलब इंसाइजर जिसे कर्तन दांत बोलते हैं, C का मतलब क्या है, कैनाइन जिसे कील दांत बोलते हैं, ये मोस्टली जुगाली करने वाले पशुओं में बिल्कुल नहीं होते। एक होता है प्रीमोलर, जो है प्रीमोलर की बात करेंगे अगर चवन दांत बोलते हैं, और एक होता है मोलर
तो यहाँ आपने देखा होगा दंत सूत्र जो होता है ऐसे दंत सूत्र में 0/4, 0/0, इसके अलावा 3/3 और एक आता है आपका ये अस्थायी दंत सूत्र है 0/0। स्थायी दंत सूत्र में 0/4, 0/0, उसके बाद में 3/3 और एक होता है आपके 3/3। तो यहां पर देखिएगा ये आपका क्या है, प्रीमोलर है। ये क्या है आपका प्रीमोलर। तो 3 जोड़ी ऊपर इसका मतलब 6 दांत और 3 जोड़ी नीचे इसका मतलब 6 दांत। तो 6 और 6 कितने हो गए आपके। तो प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो कितने हैं यहाँ पे 12। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मवेशी में प्रीमोलर दांतों की जो संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है आपके 12। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र क्या है। तो सींग हटाने की सबसे जो अच्छी उम्र है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सींगों को हटाने की सबसे जो अच्छी उम्र है वो है आपके 1 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह और एक है आपका 16 सप्ताह। तो दोस्तों यहाँ पर 1 सप्ताह की आयु के अंदर सींगों को हटाने का सबसे ये क्या है, सबसे सर्वोत्तम समय है। उसके बाद में नेक्स्ट आइएगा आप 34 में, भेड़ में डॉकिंग की उपयुक्त आयु कौन सी है। तो सबसे पहले बात करेंगे भेड़ में डॉकिंग क्या होता है। देखो भेड़ के अंदर, बकरी के अंदर मोस्टली क्या होता है, एक परजीवी मक्खी होती है जो क्या होती है उसमें जैसे वो इन्फेक्शन करती है रेक्टम के अंदर और खूनी दस्त होने की संभावना रहती है, इसलिए उसकी पूंछ को काट दिया जाता है। तो भेड़ के अंदर इसकी पूंछ को जो काटने की क्रिया है, भेड़ की पूंछ को काटने की क्रिया, इसको डॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग का सबसे जो सर्वोत्तम जो समय होता है वो कब होता है, 7 से 14 दिन का समय होता है। तो यहाँ पर जो 34 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपके 7 से 14 दिन। बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है। तो देखिएगा बकरी की जो बीटल नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो बकरी की जो बीटल नस्ल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों पंजाब का जो गुरुद्वासपुर है वहां पर मोस्टली बीटल जो नस्ल है वो पाई जाती है। 36 के अंदर अपन बात करते हैं सबसे कम वजन वाली बकरी है। सबसे कम वजन वाली जो बकरी है, सबसे कम वजन वाली बकरी की नस्ल के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका जमुनापारी, एक है आपका बीटल, एक आता आपका टोगनबर्ग और एक आता है आपका बारबरी। तो आपने देखा होगा कि जो बारबरी नस्ल है कान हिरने के समान, जुड़वा बच्चों के लिए फेमस, शरीर छोटा होने के कारण ये जो है शहरों के नजदीक पाली जाती है, इसलिए सिटी गोट के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे कम वजन वाली जो बकरी है वो कौन सी है दोस्तों, आपका बारबरी। उसके बाद में 37 की बात करेंगे। 37 में पशुओं के पिछले हिस्से, कंधे एवं गर्दन पर सूजन लगना तथा रोगी हिस्से पर दबाव डालने पर कड़कड़ाहट की आवाज आना किस बीमारी के लक्षण है। तो दोस्तों जब मैंने आपको एनिमल डिजीज मैंने आपको पढ़ाया तो एनिमल डिजीज के अंदर मैंने बताया एक रोग होता है जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर या इसको लंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक क्वार्टर जो लंगड़ी है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक क्वार्टर या जो लंगड़ी है, देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि पशु की बॉडी की जो मांसले भाग होते हैं, पशु की बॉडी के मांसले भागों के अंदर सूजन आती है और उस सूजन को दबाते हैं तो वहां से चुर चुर की सी आवाज आती है। तो ये रोग कौन सा है आपका, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बारे में बात करेंगे अपने जो 38 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिएगा दोस्तों। 38 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं प्रजनन उद्देश्य से एक बकरा कितनी बकरियों के लिए उचित होता है। तो प्रजनन के उद्देश्य से देखा जाए तो एक बकरा जो होता है वो एक वर्ष में कितनी जो बकरियां हैं उनके प्रजनन के लिए काम में आता है। तो 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 और एक है 80 से 100। तो यहाँ अपन बात करेंगे 50 से 60 जो बकरियां हैं, 50 से 60 बकरियों को एक जो बकरा है वो गर्भित कर सकता है एक साल के अंदर। तो यहाँ 38 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 50 से 60 बकरियां। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां देखिएगा निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। पहला ऑप्शन, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है एक है थायराइड, गर्भाशय, प्यूटरी, एंड्रिनल। तो यहां पर पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ये क्या होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करने का कार्य करती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट आंसर है। ये देखिएगा बहुत गजब का क्वेश्चन है।
कल भी मैंने जैसे आपको जब एनिमल डिजीज के बारे में मैंने बेसिक बताया, वहां आपको देखने को मिला होगा। किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वायरस, ठीक है, तो जीटीवी जो वायरस है वो किस बीमारी के लिए काम में ली जाती है? तो दोस्तों जैसे पशु प्लेग जो रोग है, पशु प्लेग जो रोग है, रिएंडर पेस्ट की बात करेंगे अपन। तो पशु प्लेग रोग है, पशु प्लेग के लिए आपने आरपी और जो आपका जीटीवी वायरस है, गोट टिश्यू वायरस, और एक आती है ये बकरे के उत्तक से तैयार की जाती है। लेपिनाइज्ड जो होता है आरपी है, ये खरगोश के उत्तक से तैयार की जाती है। तो ये पशु प्लेग जो होता है, पशु प्लेग के अंदर काम आती है। पशु प्लेग को अपन रिएंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आज के जो 40 क्वेश्चन थे ये आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत गजब के क्वेश्चन है। इसलिए आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है उसको नोटबुक के अंदर आप नोट कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को एक बार और रिवीज करिएगा, ताकि नया क्वेश्चन यदि आपको और एक्स्ट्रा यदि याद होता है, आपकी एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपकी एक अच्छी रैंक आ सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से अपन एक नए सेगमेंट या नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय राइज, जय किसान।